अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। जैसे जैसे 25 अक्टूबर की तारीख आ रही है, हुकूमती बेचैनी में इजाफ़ा हो रहा है और इस बात का बरमला इजहार किया जा रहा है कि ECO कॉन्फ्रेंस के बाद और 25 अक्टूबर से पहले जो है आइनी इस्लाहात जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाई जाएंगी। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि ट्रंप कार्ड जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास है और उनकी पार्टी जो है वो अपना आइनी इस्लाहात का एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर चुकी है और वो अब जो है इत्तेहाद जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके साथ शेयर उसको किया जाएगा, दीगर अपोजिशन पार्टीज़ के साथ उसको शेयर किया जाएगा और ये आइनी इस्लाहात जो हैं इसका सफ़र जो है क्या आइनी अदालत से आइनी बेंच तक आएगा। और दूसरी बात ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये बात कह रहे हैं कि अगर 25 अक्टूबर तक ये आइनी इस्लाहात ना हुई तो मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ इस बात का कई मरतबा इजहार कर चुके हैं कि चीफ़ जस्टिस की तब्दीली के बाद जो इंतखाबात हुए हैं इनका ऑडिट हो सकता है और उसके नतीजे में हुकूमत जो है वो घर जा सकती है। ये ख़दशात हैं और शायद यही वजह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये बात भी कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन पर एतमाद नहीं है कि वो दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। अब इस सूरत हाल को लेकर ज़ाहिर है कि ये आइनी इस्लाहात जो हैं ये हुकूमत के लिए एक ऐसी सूरत हाल बन गई है कि ना वो उगल सक रहे हैं और ना वो निगल पा रहे हैं और कोशिश पूरी है कि किसी तरीके से निगल लिया जाए, लेकिन शायद उसके लिए जो दिक्कत हो रही है वो ज़्यादा है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ जो अपोजिशन जमातें हैं वो हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए कोशां है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो एहतजाज किया और जिस तरीके से वो इस्लामाबाद आए, यकीनन उस हवाले से बहुत से सवालिया निशान है, लेकिन जो ड्रामाई अंदाज में उनकी वापसी हुई और जिस तरीके से वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नमूदार हुए और उसके बाद जहाँ जो उन्होंने वहाँ पर ख़िताब किया और जो कुछ कहा उसमें इस्लामाबाद से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक का सफ़र जो है एक बड़ी खूबसूरत फ़िल्मी कहानी तो लगती है, लेकिन उसको हकीकत का पैराया पहनाने में कोई तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने वहाँ पर जो तकरीर की और जो वफाक के बारे में या जिस तरीके से उन्होंने लबो लहजा इख्तियार किया वो एक वज़ीर आला के शान शान नहीं था। उसमें वो चूँकि एक सूबे के वज़ीर आला हैं और ज़ाहिर है कि वफाक का एक हिस्सा हैं, जो उसमें तहज़ीब या शाइस्तगी होनी चाहिए थी, शायद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इन दोनों चीज़ों से आशना नहीं है और यही वजह है कि वहाँ पे जो कुछ कहा गया वो एक उसका जो लहजा है वो दुरुस्त नहीं था, अल्फाज जो हैं वो यकीनन दुरुस्त नहीं थे। अब दोबारा ये बात कही जा रही है कि ECO कॉन्फ्रेंस तक तो खामोशी है, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दमादम मस्त कलंदर की तरफ जाएगी और इससे वो क्या हासिल कर पाएंगे और आगे की सूरत हाल जो है वो क्या होगी, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कादर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, माहिर कानून हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। अहमद अवैस साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ कि जो एहतजाज की जिस तरीके से कॉल दी गई और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जिस तरीके से आए और जो कुछ भी हुआ, आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सारी की सारी वर्क फ्रॉम होम करती रही। ये सियासी कोई नई हिकमत अमली थी और फिर जिस तरीके से वज़ीर आला साहब यहाँ पहुँच के गाड़ी से उतर के 2 मिनट का ख़ताब करके खैबर पख्तूनख्वा उसमें जाके और फिर यकलख्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नमूदार होके, ये भी एक नई हिकमत अमली थी। अच्छा, मैं आपके सामने मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि देखिए
जिस अंदाज की इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत जो अनस्क्रूपलस तरीके के साथ तमाम मामलात को टेकअप कर रही है, जिसमें कोई असूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कानून की पाबंदी नहीं, कोई कानून का एहतराम नहीं है, कोई आइन की हैसियत यहाँ नहीं लगती है, और हर वो बात हो रही है जिसका कोई किसी ट्रेडिशन के साथ भी, कोई रवायात के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी कोई जो है जो जिस किस्म का उनका रोल है, मेरे ख्याल में मैं यही इसका एक प्रिसाइज जवाब ये दूंगा कि डायमंड कट्स डायमंड। जैसे वो हैं एक के बाद अब ये करना कि ये कौन ज़्यादा है कौन कम है, लेकिन ज़्यादती तो 100% जो है मौजूदा हुकूमत जो है उसका कोई जवाब नहीं है जिस हद तक आगे नहीं। वो बात ठीक है, वो बात ठीक है अहमद उवैस साहब, लेकिन ये फरमाइएगा कि इस बात को आप तस्लीम कर रहे हैं कि जो अली अमीन गंडापुर ने किया वो दुरुस्त नहीं था। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है आपकी सारी की सारी, मतलब जब आप इस तरह का एहतजाज करते हैं, कोई लीड करता है, कोई आके बताता है, कोई मॉब को कंट्रोल करता है, आपके सारे घरों में बैठे हुए थे, सारे स्काइप्स पे प्रोग्रामों के ऊपर थे, उधर कोई वाली वारस ही नहीं था, और आज आपका कारकुन आपसे सवाल पूछ रहा है कि भाई ये क्या है। नहीं, कारकुन तो उसको पता है, कारकुन शामिल भी थे और लीडरशिप वहां मौजूद भी थी, ऐसी बात नहीं है। सवाल यह है कि कोई 3 नाम आप बता सकें थे, वो उस तरीके से नहीं हुआ। नहीं अहमद उवैस साहब, कोई 3 नाम आप बता सकें? हाँ जी, कोई 3 नाम अपनी लीडरशिप के बता सके जो वहां थी। हाँ, प्रोग्रामों में थी, वो आप बता दें, सारे बैठे हुए थे। जी मैं आपको बताता हूं कि उसमें उमर अयूब साहब को मैंने खुद देखा, वो उसमें आ रहे थे वहां पर, जिस वक्त वो काफिला चल रहा था उसके अंदर वो मौजूद थे। गौहर साहब को भी एक नज़र देखा, और वहाँ के जो इस्लामाबाद से जो वो तो एक मुलाकात करने गए थे और शायद उसका आपको पता भी हो। लेकिन सवाल ये है कि जी ये इस बात का क्राइटेरियन नहीं है जी, जो जितने कंटेनर लगा के और जिस तरीके से उन्होंने उनको वेल्डिंग करके उनको वहाँ पे, और मिट्टियाँ उसके अंदर मट्टी भर के उसको रखा हुआ था जिस तरह, तो ये कोई तरीका तो नहीं है रोकने का। और इससे रोकने से क्या होगा? क्या आवाम में हुकूमत की जो है पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, और क्या आवाम में इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी? नहीं होगा। जब तक कुछ असूली तरीक़ेकार नहीं अपनाए जाएंगे, जब तक कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लिए जाएंगे, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं होगी कि जो जहाँ से जो है वो एक्सेप्टेबल हो टू द पीपल एट लार्ज, तब मामला सुधरेंगे। यहाँ पे तो आप सिर्फ एक को सामने रखा हुआ, वो भी जिसकी बुनियाद खौफ है सिर्फ। चले मैं उस तरफ आता हूँ, बुनियाद के ऊपर आप पॉलिसी। जी मैं उस तरफ आता हूँ, ये इस पे सवाल मैं आपसे करता हूँ। लेकिन कादर मंदोखेल साहब, हुकूमत क्या पैनिक हुई हुई है ये आइनी इस्लाहात को लेकर? ऐसे लगता है नंबर्स आपके पास पूरे नहीं हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आपको ठीक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, और मामला जो है उसको उस तरीके पे ले जाना चाहते हैं कि जहाँ पे जो आप करना चाहते हैं वो ना हो। जी नदीम हुसैन साहब, पहले मैं अहमद उवैस साहब की बात का थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दूं। अली गंडापुर साहब इससे पहले 8-10 घंटे गायब थे, और ख्वाजा आसिफ ने बता दिए असम्बली के फ्लोर पे कि वो ISI सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद में मौजूद है। इनके तर्जमान, इनकी बाई, इनके गार्ड, इनके PA किसी को नहीं पता। उसके बाद ये शख्स रवाना होता है कि हम वापसी की बात नहीं करेंगे, हम जाएंगे और वहाँ पड़ाव डालेंगे डी चौक में, और 24 घंटे कारकुनों के साथ, डोल बाजे के साथ, असले के साथ, टीयर गैस के साथ वो पुलिस पे वार कर रही है, पुलिस इन पे वार कर रही है। 24 घंटे या 30 घंटे ये तमाशा चलता रहा, और अचानक गंडापुर साहब सुलेमानी टोपी पहन के पुलिस वालों के टांगों के नीचे से निकल के, और आगे स्क्वाड खड़ी होती है, और सीधा आके वो डी चौक की बजाय खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच जाते हैं। वहां पे फिर आपकी मीडिया ने देखा है कि पुलिस और रेंजर्स वहां छापा मार दिया है। छापा मारने के बाद गंडापुर साहब कहते हैं कि मेरा मोबाइल भी IG ने ले लिया है, मेरे जेब में पैसे भी नहीं थे, शायद IG ने लिए है, ये मेरे पास कुछ भी नहीं था।
और उसके बाद उस शख्स ने गाड़ी लाइन अप करके कोहिसार के इस रास्ते और मरगला के पहाड़ों के रास्ते वो खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए 12 ज़िलों से होते हुए वो असम्बली पहुंच जाता है और असम्बली इसका इंतजार कर रही है जहां लापता वज़ीर आला के ऊपर वो बहस करनी थी। आप मुझे बताओ, ये चीजें तो सुलेमानी टोपी के साथ साथ आपको किसी फिल्म में ये सीन नजर आया? हाँ, कार्टून फिल्म में ये जरूर नजर आता है। कोई परिंदा इधर उड़ जाता है, कोई जानवर इधर चला जाता है, पता नहीं चलता है ये कौन से रास्ते से है, कादर कौन से मंदोखेल रास्ते साहब, से ये है। बात तो है, लेकिन आप जरा उस तरफ आ जाएं जो मैंने आपसे आईनी इस्लाहात के हवाले मैं उसी से तरफ आ रहा हूँ। और हुकूमती खौफ जी के हवाले से बात की है। जी जी, कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है। जहां बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब ने मिसाक की जमहूरियत पे साइन किया था, वहाँ इमरान खान साहब के और मौलाना फजल रहमान साहब के दस्तखत भी मौजूद है और उसमें एक शिक ये है कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। इस वक्त दुनिया में 58 ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद है और अहमद उवैस साहब वकील है, बेहतर बता सकते हैं। मुझे भी 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। यहाँ पे 50% अदालतों में केसेस आईनी चलती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आर्टिकल 199 के तहत चलती है। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 के लगभग मुकदमा पेंडिंग है। वहां जाके फुल कोर्ट जो ना कभी इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए बुलाता है, कभी इलेक्शन कमीशन। आम जो लोग जो वकीलों को फीस देते हैं अपना जमा पूंजी बेच के, उनके केसेस कब चलेंगे? और हमारा जो रिसेंटली जो इलेक्शन गुजरा नहीं, 2024 इसमें में हमारे इसमें इसमें एक सवाल है कादर मंदोखेल साहब, मैं आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इसमें अहमद अवैस साहब ये फरमाएगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल इस चीज़ की हमायत कर रही है कि आईनी अदालत होनी चाहिए, और ऐसे लगता है कि इस मामले के ऊपर वकला जिस तरीके से सियासी बुनियादों पर तकसीम है और जिस बार पे जिस पार्टी के हमायत याफ्ता वकला जो हैं उनका इंतखाब हुआ है, वो इस हवाले से ही मुखालफत और हमायत जो है वो उसकी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो चूँकि एक नुमाइंदा इदारा है, तो अगर वो आईनी अदालत की हमायत कर रही है तो इसमें ये इस दलील में ये तो वज़न तो है कि आईनी अदालत जो है वो फिर आईनी फ़ैसले करे। ये जो सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सियासी तौर पर वापसी के बाद पोलिटिसाइज हो गई है, उसका कोई तदारुक हो सके? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि इसमें एक बुनियादी चीज़ जिस वजह से बड़ी सख्त मुखालफत है इसकी, वो ये है कि जिस अंदाज में जो अभी तक हुकूमत के हलकों से ये बात सामने आई है कि ये जो आईनी अदालत बनेगी उसका फंक्शन कैसे शुरू होगा, तो बड़ी क्लियर बात आ जाती है कि एक आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना रहे हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जज साहबान जो पहली जगह जो कॉन्स्टिट्यूट होगा ये, वो नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर होंगे। और अब जब सुपीरियर जुडिशरी को, टॉप जुडिशरी को आप ले आए अंडर द थंब ऑफ एग्जेक्टिव, तो आपके आइन का वो तसव्वुर कहाँ गया जो बुनियादी ढांचे में है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एक बात। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो आईनी अदारा एक ऑलरेडी मौजूद है और आइन के तहत है, और वो तीसरा सतून है। जुडिशरी जो है वो थर्ड पिलर है उस इमारत का जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को उस्तवार किया गया है, खड़ी है इमारत वो। उसके अंदर तो इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ी अदालत है। आप उसमें एक परमानेंट जज बना के, एक बेंच बना के 5 जजेस का, जो सिर्फ आईनी मामलात को सुनेगी, ये सारे मामलात हल कर सकते हैं। लेकिन वो तसव्वुर जो है वो डगमगाना नहीं चाहिए, वो कंप्रोमाइज ना हो। मेरे सिर्फ खदशात नहीं है, ये हर उस शख्स के जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है, लीगल अथॉरिटी को, कानून की अथॉरिटी को कायम रखना चाहता है, उसका यही मतमा नजर होगा। यही मौलाना भी कह रहे हैं इस वक्त, यही मुर्तज़ा जो है वो कामरान मुर्तज़ा भी यही बात कर रहे हैं, और बहुत सारे जूरिस्ट जो हैं वो इंडिपेंडेंटली यही राय दे रहे हैं कि आप इसको अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जेक्टिव लेके नहीं मत आए। आप ये बनाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के डिसिप्लिन में आप एक 5 रुकनी बेंच बना सकते हैं जो परमानेंट
सिर्फ आईनी मामला इसमें एक और सवाल है, मैं अहमद अवैस साहब आता हूँ, लेकिन इससे पहले कि कादर मंदोखेल साहब मैं उस सवाल की तरफ जाऊँ, ये मुझे फरमाएं कि ऐसे लगता है कि हुकूमत जो है और हुकूमती इत्तेहाद जो है वो ख़ाइफ है कि अगर 25 अक्टूबर के बाद तब्दीली होती है तो उसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि ये आइनी तरमीम जो है मुश्किल हो जाएगी या इस पर अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा, बल्कि इंतखाबात का भी ऑडिट हो सकता है और उसके फिर नताइज जो हैं वो फिर इस नहज पर पहुंच जाएंगे जहां हुकूमत पार्लिमान के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से ना टकरा जाए। मुझसे सवाल है जी, आपसे आपने मुझे पहले बात कंप्लीट नहीं करने दी है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि मिसाक की जमहूरियत में और मौजूदा इलेक्शन 2024 की पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है आईनी अदालत, ठीक है। अब उमद साहब ने बात की थी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो जाएगी, तो मैं मोहतरम से पूछना चाहता हूँ, इफ्तिखार चौधरी बिल्कुल उसने जो ना इस सिस्टम का सत्यानाश कर दी अपनी सियासी खेल के रास्ते। उस वक्त भी 18वीं तरमीम में ये चीज तय हुई थी जजेस की अपॉइंटमेंट का। इफ्तिखार चौधरी ने कहा मैं 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा, ये जजेस का फैसला मुझे करने दे। आप मुझे बता दें नदीम हुसैन साहब, एक फर्द वाहिद यानी सूबे का चीफ जस्टिस वो अपने मनपसंद वकला को, वो अपने चैम्बर के लोगों को, वो अपने बांजे भतीजों को, माजी में तो एक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट में असद भी गुजरा है सिंध में एनरोलमेंट कराया। तो ये सारी चीजें आप मेरिट समझ रहे हो। और फिर मैं आपको एक चीज ये बता दूं, ये सारी चीजें हम ये नहीं कहते हैं, हमारा 2 पॉइंट एजेंडा है। एक आईनी अदालतें जहां सारा दिन सियासी केसेस के बजाय आम जो लोग हैं उनके केसेस नहीं चल रहे। नदीम हुसैन साहब, एक शख्स सईदुल हक नामी शख्स को जो 1971 में गिरफ्तार हुआ था, 28 साल बाद मैंने पहली मर्तबा अदालत में पेश कराया और 38 साल बाद मैंने उसको जमानत पे या बरी कराया कि इसकी फाइल मिल जाए तो कादिर खान मंदोखेल जिम्मेदार होगा। एक लड़की जो अब्बासी शहीद अस्पताल में एक दिन की गायब होती बदल जाती है, 24 साल केस चलता रहा और 24 साल के बाद कोर्ट ने कहा कि चूंकि बच्ची बालिग हो चुकी है, सब एविडेंस है, आपके क्लाइंट असल मालिक है मगर हम बेबस है क्योंकि लड़की बालिग हो चुकी है, कस्टडी नहीं ले सकते। इस तरह बीबी शहीद का केस आपके सामने, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का केस 45 साल के बाद। ये कादर मंदोखेल साहब, ये सारी तारीख बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी, बहुत दफ़ा बात हो चुकी। मैंने आपसे जो सवाल किया है कि जो ये खौफ है कि जी इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा या जजेस जो हैं वो आप अगर कोई तरमीम करते हैं तो फिर पार्लियामेंट और अदलिया सामने आ जाएगी, इसका कैसे देखते हैं? देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, खामखा अगर आप 25 अक्टूबर के साथ आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन हाँ, हम ये भी कहना चाह रहे हैं, देखिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ एक शरीयत कोर्ट भी मौजूद है जिसका अलग चीफ जस्टिस है, वो अपना काम कर रहे हैं। जब आईनी कोर्ट होगा उसका अलग चीफ जस्टिस, उसका अपना काम होगा। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को लाहौर से बुला के सिंध के कोटे के जरिए उनको जस्टिस बनाया और वो चौथे नंबर पे जज थे, बजाय याया अफरीदी साहब को जो पहले नंबर पे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे उनको लेके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया और 20 दिन बाद याया अफरीदी साहब को बना लिए। ये सारी पुरानी बातों पे मैं नहीं जा रहा हूँ। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अगर आप रवैया देख ले, उन्होंने खुद अपने आप को मुतनाज़ा कर दिया है। ये मेरी जाती राय पीपल्स पार्टी की नहीं है। जो 2 जज जो इख्तिलाफी नोट लिखा है उनके बारे में जो उसने कलमात पेश किए, जो उनको तस्दीक की है, जो उनको ये कहा कि 80 MNA को पीटीआई को धमकी दी है, उन्होंने आइन से तजावुज किए। खुद आइन से आर्टिकल 51 क्लास 6E से तजावुज कर चुके 8 रुकनी। और उन्होंने ये कहा कि जो आजाद उम्मीदवार है इनको 15 दिन का टाइम और वो भी वर्किंग डेज, हफ्ता इतवार मिला के तो 19-20 दिन बन जाता है। तो उन 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट में यह कहा कि अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा। मैं ये सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं। एक मिनट मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, जरा जल्दी से मुकम्मल कर लें। दूसरी बात ये कि एक चीफ जस्टिस साहब एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बना दी है जिसमें उसमें मुनीब अख्तर साहब पहले थे, बाद में नहीं थे। तो उनसे ये 2 जजेस साहिबान ये कहते हैं कि भाई आप वजाते
ऐसे तो तारीख में पहली मर्तबा देखा है जूनियर जज, जूनियर तो नहीं को चलो सीनियर जज को अपनी चीफ जस्टिस से कह रहे आप वजात दो, आप वजात, तो जब वजात दे दिए तो वो चार्जशीट हो गया मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे जो फैसला है वो मान लो, मैं सदर पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस नहीं मानता हूँ, मैं चीफ जस्टिस की कमेटी नहीं मानता हूँ, मुनीब अख्तर को क्यों निकाला उसकी वजात दो, या ये सारी फरमाइशें तो हमने अदालतों में कभी नहीं सुनी थी। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी ये गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब अहमद अवैस साहब ये फरमाइएगा कि सूरत हाल जो है ना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की, वो अगर आप ऑल टुगेदर देखें तो एक कोई चीज़ जो है ना वो सिस्टमेटिक नहीं है, एक मुतनाज़ कैफियत जो है वो पैदा हो चुकी है। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जो हैं उनको मुतनाज़ा बना दिया गया है, उन्होंने अपने ही कुलीग्स जो हैं उनको इस तरीके से मुखातिब किया है। अब ये जो आप लोगों की फीलिंग है, आप लोगों ने अपनी तवक्कुआत जो हैं वो आने वाले चीफ जस्टिस से वाबस्ता करके ऐसे कर लिया है कि जैसे वो आप उनके साथ लाइन है या वो आपके साथ लाइन है, तो ये तो बड़ी एक अजीब सूरत हाल हो गई है कि ये तो इतनी पोलिटिसाइज शायद पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं थी जितनी अब हो गई है। देखिए, अभी ये बात अभी हमारे भाई मंदुखेल साहब जो बात कर रहे थे, ये शख्सियात के ऊपर बुनियाद थी सारी। देखें, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना कि एक असूल के ऊपर हमने बात करनी है, एक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर कि जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर के ऊपर क्या होगा। अभी भी आप जो बात कर रहे हैं, हमें कोई इससे सरोकार नहीं है। अब ही हैपन टू बी द सीनियर मोस्ट पर्सन, तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आएंगे। इससे बियॉन्ड जो है एक्सपेक्ट करना कि मंसूर अली शाह जो है कोई वो हमारे लिए कोई स्पेशल काम करेंगे, वाई शुड ही डू। अगर वो ऐसा काम करेंगे तो वो जज कहलाने के काबिल भी नहीं होंगे। इसी तरह से अब ये जो है जस्टिस अहमद अवैस साहब, आपके ही सोशल मीडिया के जो सरगर्म लोग हैं वो कैंपेन चला रहे हैं। नहीं जी, वो कैंपेन वो लोगों की तो आपने नहीं देखा ना, यहाँ तो हर कोई फ्री या आप उनको डिसोन कर दें कि नहीं ये हमारे लोग नहीं है जो ये कैंपेन चला रहे हैं। नहीं, वो कोई बिल्कुल वो अपने लोग अपने तौर पे कर रहे हैं। कोई उसका ताल्लुक जो है कोई किसी वो पॉलिसी में कोई डायरेक्शन कोई कमांड में नहीं है। वो ये लोग अपने तौर पे हर कोई एक जो है फ्रीलांसर बना हुआ है, हर कोई अपनी राय के मुताबिक कैंपेन चला रहा है, वो अलग बात है। सवाल ये है, हम काजी फारीसा को इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, एक तो आपने उनको ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले उसको एक बेट दे दी उनको कि जी हम नेक्स्ट चीफ जस्टिस इनको बना रहे हैं, और बनाएंगे कैसे कि ये डोमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर इनको। आप अंदाजा लगाइए जरा कि सबसे बड़ा कोर्ट आप बना रहे हैं जो इस सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर होगी, यहां से रिटायरमेंट के बाद उसको पहले नॉमिनेट कर रहे हैं कि इसको हम चीफ जस्टिस बनाएंगे, और नॉमिनेट होगा वो, मीनिंग देयर बाई कि वो अंडर द थंब ऑफ एग्जीक्यूटिव आ जाएगा। इसी तरह से और जज साहबान भी जो है वो भी यहां से रिटायर होकर आएंगे या ऑलरेडी जो रिटायर्ड हैं उनको हम उसका मेंबर बना देंगे। अब बताइए, जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं उनको आप नॉमिनेट करके एग्जीक्यूटिव जो है, हुकूमत जो है उनको बना देगी उसका मेंबर उस बेंच का, और वो बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी कमांड करेगा और सारी पाकिस्तान की जुडिशरी को भी कमांड करेगा। बताइए आप इंडिपेंडेंस कहां रही? ठीक है, बात करें अच्छा मेरे पास आखिरी 40 सेकंड है। कादर मंदोखेल साहब, नंबर्स आपके पास नहीं है, मौलाना फजल रहमान के पास आप बगैर जा नहीं सकते, तो आपको कुछ फार्मूला तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो जिससे दांत निकल जाएंगे इसके। नदीम हुसैन साहब, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तहरीक इंसाफ कहते हैं कि मसौदा सामने लाओ, मसौदा सामने लाओ, और मसौदा पूरा जो हमें नहीं पता वो ओएस अहमद साहब को पता है, इसने सारे पढ़ के सुना है। चीफ जस्टिस कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट से बालातर कैसे होगा, भाई ये चीजें तो हमें नहीं पता, आपको कैसे पता? नंबर एक बात। दूसरी बात ये है, हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमारी बहुत पुराना मुतालबा है आईनी अदालतों का, जजेस का अपॉइंटमेंट का, अगर हमारे तादाद पूरे हुए तो पास हो जाएगा, नहीं हो तो रह जाएगा। बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।